हाँ जी, तो पॉपुलर डिमांड पे लेके आया हूं मैं 10 इंपॉर्टेंट कोट्स फॉर एसे राइटिंग। यदि आप इस बार मेंस दे रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत रेलेवेंट होने ही वाला है। यदि नहीं भी मेंस दे रहे हैं तो जब भी आप अपना एग्जाम देंगे तो ये कोटेशंस और इसका एसेंस जरूर इस्तेमाल करना। अगर आप एसे राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एथिक्स के आंसर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये कोटेशंस आपके लिए दोस्तों बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक बटन जरूर हिट कीजिए। आपके ये छोटे से काम से हमारा चैनल काफी ग्रो करेगा और ऐसा बेहतरीन कंटेंट हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। मेरा नाम है कुबेर, आपका अपना चाहिता एजुकेटर फॉर आईआर, फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड फॉर एसे राइटिंग। कोट नंबर 1, 10 कोट्स हम डिस्कस करेंगे। कोट नंबर 1, ग्रेटेस्ट लीडर इज नॉट नेसेसरली द वन जो कि बहुत ग्रेट थिंग्स करता है। ही और शी इज द वन विच गेट्स पीपल टू डू द ग्रेटेस्ट थिंग्स। ये रोनाल्ड रेगन का कोटेशन है। अब इस कोटेशन से अगर एग्जाम्पल रिलेट करना हो तो क्लासिक एग्जाम्पल यहां पे मेरे जहन में आता है सत्या नडेला का। 10 साल हो गए उनको माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बने को, और जब वो सीईओ बने थे तब कई चैलेंजेस थे, कुछ लीडरशिप चैलेंजेस थे, काफी इनोवेशन का क्राइसिस भी माइक्रोसॉफ्ट में चल रहा था, और एकदम से जो डिजिटल पुश दुनिया ने देखा मिड 2010s ऑनवर्ड्स, तो उस चैलेंज को अडॉप्ट करने में माइक्रोसॉफ्ट को काफी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन जब से इन्होंने लीडरशिप संभाली है तब से इन्होंने काफी सक्सेसफुली इनोवेशन का कल्चर फॉस्टर करा है। मैनेजमेंट के जरिए, अपने मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज के जरिए टीम को काफी बाइंड करके रखा है, ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम किया है, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी निकाले हैं जैसे कि एज्योर और ऑफिस 365 की बात करें, जो कि अभी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और कितने सारे कंज्यूमर्स हैं इन प्रोडक्ट्स के। तो ये पहला एग्जाम्पल। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दूं कि हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एसे और एथिक्स का कॉम्बाइंड कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। ये ईयर लॉन्ग कोर्स है, आपको जैसे पता ही है एसे 250 मार्क्स का रहता है, एथिक्स भी 250 मार्क्स का रहता है। तो 500 मार्क्स का ये कोर्स अवेलेबल एट द कॉस्ट ऑफ 7000। दोस्तों इसके बारे और जानकारी लेना चाहेंगे तो टोल फ्री नंबर पे जरूर कॉल करना, आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। कोट नंबर 2, द बेस्ट रूलर्स आर स्कैर्सली नोन बाय देयर सब्जेक्ट्स। यानी कि जिनको काम करने की आदत है, अपनी प्रशंसा लेने की आदत नहीं है। यानी कि ऐसे रूलर्स, ऐसे लीडर्स जो कि अपने काम पे फोकस करते हैं, इस बात पे फोकस नहीं करते कि वो बाजे गाजे के साथ काम करें ताकि लोग उनकी वाह वाह करें। ये लाओ जू के द्वारा ये कहावत कही गई है। पावरफुल एग्जाम्पल आपके एंशिएंट हिस्ट्री में से जो आता है वो है किंग हर्षा ऑफ कन्नौज। मैं बात कर रहा हूं अर्ली 7th सेंचुरी की। हर्षा को जाना जाता था उनके बेनेवलेंट रूल के लिए, और वो जो पीरियड था जब वो रूल कर रहे थे तब नॉर्थ इंडिया में रिलेटिव पीस था, रिलेटिव प्रोस्पेरिटी था, ट्रेड भी काफी हो रहा था, और उनका जो कार्यकाल था, उनका जो टेन्योर था, दैट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। चाहे वो आर्ट्स की बात करें, कल्चर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, इन तीनों फील्ड्स को काफी प्रमोट भी करा गया था। और उनकी कोशिशें थी कि कैसे वो अपने सब्जेक्ट्स यानी कि अपने प्रजा की वेलफेयर के बारे कैसे वो और ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो हर्षा ने कोई ग्रैंड डिस्प्लेज का यहां पे इस्तेमाल नहीं किया कि अपनी अथॉरिटी को दिखाने के लिए या अपनी पॉपुलैरिटी को गार्नर करने के लिए कोई पब्लिसिटी स्टंट, ऐसा कुछ नहीं किया। रादर उन्होंने ऐसे सिस्टम्स और ऐसे प्रोसेसेस क्रिएट करे जो कि लोगों के स्टेबिलिटी और ग्रोथ के, जो लोगों के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ पे एम्फसाइज था। तो क्लासिक एग्जांपल है कि इनका जो रूल था अपने सेल्फिश ग्रीड के लिए या अपने कोई बेनिफिट के लिए या अपनी कोई ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं था, बट वाज फोकस्ड सोली ऑन द वेलफेयर ऑफ द मासेस। कोट नंबर 3, द मेजर ऑफ अ सिविलाइजेशन इज हाउ इट ट्रीट्स इट्स वीकेस्ट मेंबर्स। महात्मा गांधी का ये कोट है। नाउ अगेन एग्जांपल यहां पे अगेन एंशिएंट हिस्ट्री में से लेंगे। किसका लेंगे? गुप्ता एम्पायर का। द गोल्डन एज, द गोल्डन पीरियड माना जाता है द गुप्ता पीरियड, द गुप्ता एम्पायर। और इस रूल के दौरान हमारे सोसाइटी में रिमार्केबल कल्चरल और इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स हुए थे। कितने सारे ग्रेट पोएट्स, राइटर्स, फिलोसोफर्स, मैथमेटिशियंस इस पीरियड में आए थे। लेकिन सबसे ज्यादा माना जाता है गुप्ता पीरियड को फॉर द स्पेशल केयर द रूलर्स टुक टू प्रोटेक्ट एंड टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द वीकेस्ट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ऑलराइट, नाउ जैसे सोशल वेलफेयर और हेल्थ की बात करें तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स, यानी कि जो भी उस वक्त की हेल्थ फैसिलिटीज थी गिवन द टेक्नोलॉजीज एंड साइंस ऑफ दोस टाइम्स, वो सब ओपन करा गया था। गरीब लोगों के लिए मेडिकल केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई थी। वेल बीइंग ऑफ ऑल के ऊपर एम्फसाइज करा गया था।
एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में नालंदा यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, दिस वाज ओपन टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। कितने सारे ट्रैवलर्स आते थे जिन्होंने इंडिया को स्टडी किया। And you know, because of these measures, because of these initiatives, even education was very prosperous. Education was flourishing in the Gupta period. तो एजुकेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करा केवल ऊंची जाति के लोगों के लिए, एजुकेशन को कोशिश करी कि कैसे इंक्लूसिव बना सकते हैं, चाहे लोअर स्ट्रेटा से कोई आए चाहे वो अपर स्ट्रेटा से आए। एंड देन आर्ट्स एंड कल्चर की पेट्रोनेज की बात करें, सो आर्ट्स, लिटरेचर, कल्चर, इसको बहुत ज्यादा तवज्जो दिया गया था गुप्ता पीरियड में। एंड दिस वाज द पीरियड जब कितने सारे स्कॉलर्स, पोएट्स, आर्टिस्ट, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, दे वर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। तो ये इंक्लूसिवनेस, ये जो इंक्लूसिवनेस है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये एसेंस ऑफ द कोट को हाईलाइट करता है ऑफ महात्मा गांधी। कोट नंबर 4, अ राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल द बोट्स। जॉन कैनेडी का ये कोट है, मेरे को बहुत अच्छा कोटेशन लगता है, ये वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स। अब बेसिकली जॉन कैनेडी का कोट ये कहता है कि चाहे आपका ओवरऑल आपकी कंट्री में इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होती है, सोसाइटल सिचुएशन इंप्रूव होती है, जब आपके समाज में, आपकी इकोनॉमी में रिफॉर्म आ रहा है, इंप्रूवमेंट हो रही है, तो वो सभी के लिए होगा। तो यानी कि कलेक्टिव प्रोग्रेस और ग्रोथ से पॉजिटिव इफेक्ट्स ही आते हैं और वो सभी सोसाइटी के, समाज के हर एक वर्ग के लोगों पे आते हैं। तो यानी कि ऐसा नहीं होगा कि केवल कुछ कुछ सिलेक्टिव इंडिविजुअल्स का फायदा होगा। यानी कि अ टाइड व्हिच कैन लिफ्ट ऑल द बोट्स मींस के ऐसे रिफॉर्म्स लेके आने की जरूरत है जो कि सभी को अपलिफ्ट कर सके। अब फॉर एग्जांपल डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, 2015 में लॉन्च करा था। अब देखिए कितना पावरफुल कैंपेन है, आज 2024 है, यानी कि ऑलमोस्ट 9 to 10 ईयर्स हो चुके हैं इस इनिशिएटिव को लॉन्च करे को। अब ये बात आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि जितना ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन और जितना इंटरनेट पेनिट्रेशन आज हो चुका है, 10 साल पहले इतना नहीं था। अब इंटरनेट अफोर्डेबल भी है, एक्सेसिबल भी है, इजी टू गेट है, और फार फ्लंग एरियाज में भी इंटरनेट का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। और ये डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव ही है कि आज हम फिनटेक सेक्टर देख रहे हैं, एडुटेक सेक्टर्स देख रहे हैं, आईटी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड, और इवन आजकल पेमेंट्स यूपीआई प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं। तो यानी कि अगर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट ना मिलता तो शायद इतना सारा जो इकोसिस्टम है, द होल डिजिटल इकोसिस्टम व्हिच हैज बीन रिवॉल्विंग अराउंड द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, तो शायद ये इकोसिस्टम बिल्डअप ही ना हो पाता। ऑलराइट, सो अगेन ये एग्जांपल रेलेवेंट है टू दिस कोट। देन अगला कोट है, इन मैटर्स ऑफ स्टाइल स्विम विद द करंट, इन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल स्टैंड फर्म लाइक अ रॉक। थॉमस जेफरसन का ये कोट है। अब देखो इस कोट में थॉमस जेफरसन क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बैलेंस बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि देखो अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। कि अब आज के जमाने में अब जो फैशन है, जो ट्रेंड है, वो बदल चुका है ना। अगर मैं सोशल मीडिया को नहीं भी प्रेफर करता, बट बीइंग एन एजुकेटर, बीइंग एन एडुटेक कंपनी, वी हैव टू बी देयर ऑन सोशल मीडिया, वी हैव टू बी देयर ऑन यूट्यूब, ऑन एक्स, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स। सो लेकिन अब सोशल मीडिया पे आने से जरूरी तो नहीं है कि मैं अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज कर दूं। आपके जो कोर वैल्यूज हैं, आपके जो एथिक्स हैं, वो कॉम्प्रोमाइज थोड़ी होंगे। अब अगर आज आप जीन्स पहन रहे हो या अगर आज आपने कोई लिनन की शर्ट पहनी है, तो डज नॉट मीन कि आपके एथिक्स और आपके कोर वैल्यूज बिल्कुल डिविएट कर जाएंगे एज कंपेयर टू समबडी जिसने कुर्ता पजामा पहना है। ठीक है, अब इस कोटेशन से क्लासिक एग्जांपल अगेन हिस्ट्री में देखें तो महात्मा गांधी का। दोस्तों हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ो, आपको हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, इसमें से कई सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। अगर आप अपने एसे में कोई ना कोई हिस्टोरिकल एस्पेक्ट लेके आ पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका एसे काफी प्रेजेंटेबल लगेगा। तो अब अगर महात्मा गांधी की बात करें ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इनकी जो स्ट्रैटेजीज थी ना, ये स्ट्रैटेजीज भी अपनी अडॉप्ट करते रहे। ठीक है, इनके कोर प्रिंसिपल्स थे कि भाई मैं अहिंसा यानी कि मतलब नॉन वायलेंस, मतलब कि मैं हिंसा में बिलीव नहीं करूंगा और मैं सत्याग्रह के रास्ते पे चलूंगा। ये इनके फर्म प्रिंसिपल्स थे, कोर प्रिंसिपल्स थे, यानी कि ही वाज स्टैंडिंग फर्म लाइक अ रॉक ओवर हियर। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज में अडॉप्टेशन नहीं लेके आए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ करना हो, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करना हो, या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे जाना हो, ठीक है, कितने सारे सैकड़ों लोगों को साथ में लेके चलना हो, उनको इंस्पायर करना हो, तो उन्होंने समाज को समझ के, समाज की बारीकी को समझ के और सेंसिटिविटी ऑफ सिचुएशन को समझ के अपनी स्ट्रैटेजीज में अडॉप्टेशन किया। लेकिन उनके प्रिंसिपल्स वो नहीं हिले, उनके प्रिंसिपल्स काफी फर्म थे। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल जैसे कि गांधी वाज वेरी प्रैक्टिकल एंड फ्लेक्सिबल इन हाउ ही एंगेज विद डिफरेंट कम्युनिटीज। फॉर एग्जांपल ही एम्ब्रेस द यूज ऑफ खादी, जो कि ट्रेडिशनल हैंडस्पन क्लॉथ था। ये क्यों एम्ब्रेस किया? ताकि एक सिंबल,
एक सिंबल दिख सके ऑफ सेल्फ रिलायंस, यानी कि जो ब्रिटिश कपड़े हैं, जो ब्रिटिश गुड्स हैं, जो सूट बूट जो ब्रिटिश से जो एक्सपोर्ट हो रहे थे, जो हम यहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर से, वो उसको रिजेक्ट करके, यानी कि वेस्टर्न वेयर को रिजेक्ट करके एम्फसाइज किया इंडियन वेयर के ऊपर, खादी के ऊपर एम्फसाइज किया कि अरे एक टाइम था जब भारत केवल कॉटन नहीं बट कपड़े भी एक्सपोर्ट करता होता था ब्रिटिश को, और आज कैसा टाइम आ चुका है कि जब हम ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं फॉर वेयरिंग क्लोथ्स। ठीक है, सो डिस्पाइट हिज अडैप्टेबिलिटी इन स्टाइल, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही वाज वेरी वेल रिस्पेक्टेड अक्रॉस मेनी कम्युनिटीज इंक्लूडिंग द एंग्लो कम्युनिटीज प्रेजेंट इन इंडिया, बट गांधी वाज वेरी रेजोल्यूट, वाज वेरी फर्म इन हिज कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस। इवन जब उनको वायलेंट एक्ट्स के साथ प्रोवोक भी किया जा रहा था, तभी वो इजीली प्रोवोक नहीं हो रहे थे, अपनी कोर वैल्यूज से वो डिविएट नहीं हुए। अगला कोट, इट टेक्स लेस टाइम टू डू अ थिंग राइट दैन टू एक्सप्लेन व्हाई यू डिड इट रॉन्ग। तो पहली बार अगर आपने कोई चीज करनी है तो अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे बनाओ, आप एग्जीक्यूट ऐसे करो कि आपकी पहली बार में चीज ही ठीक रहे, आपको बार बार यानी कि ऐसे सिचुएशन ना फेस करनी पड़े जब आपको लोग क्वेश्चन करें कि आपने क्या काम किया है, इतना टाइम आपको दिया था फिर भी आपने काम गलत कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम बात करें, लेट्स टॉक अबाउट आधार। अब आधार प्रोग्राम, आधार का लॉन्च और एग्जीक्यूशन, देखो अभी भी पिछले साल भी न्यूज आई थी कि आधार का डेटा लीक हुआ है, राउंड अबाउट 82 करोड़ लोगों का जो आधार डेटा है दैट हैज बीन लीक्ड ऑन द डार्क वेब एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आधार को लॉन्च करना और आधार को एग्जीक्यूट करना वाज अ वेरी मैमथ टास्क, वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और इतने सारे लोगों को ये आधार नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करना कितना मुश्किल टास्क था, बिकॉज हमारे देश की आबादी भी कितनी ज्यादा है। लेकिन राइट फ्रॉम प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन, एटलीस्ट इस बात का तो श्रेय देना पड़ेगा, फ्रॉम द टाइम्स ऑफ यूपीए टू द टाइम्स ऑफ द एनडीए, ये काम बहुत सही तरीके से हुआ। Now, given the scale of the project, बहुत जरूरी था कि इसको बहुत प्रिसीजन के साथ और थॉटफुलनेस के साथ इसको इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस जनरेट हो सके और लोगों की प्राइवेसी भी मेंटेन रह सके। लोगों की जो, क्योंकि आपका जो प्राइवेट डेटा है, आपका नंबर, आपका एड्रेस, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा, ये सब क्योंकि आधार में एम्बेडेड होता है, तो ये डेटा को सिक्योर रखना भी एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था। और अब आज देखो, आज लास्ट माइल चैलेंज की बात होती है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी में डीबीटी की बात होती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की बात होती है, जाम ट्रिनिटी की बात होती है, जनधन, आधार और मोबाइल। तो उसमें कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है आधार कार्ड। आज गरीबों को उनके अकाउंट में डायरेक्ट सब्सिडी जा रही है, तो जो मिडिलमैन है, वो जो मिडिलमैन वाला एंगल था वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो रहा है, ऑल थैंक्स टू आधार, बट ऑल ऑल्सो थैंक्स टू द प्रॉपर प्लानिंग एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस आधार स्कीम एज वेल। देन अगला कोटेशन है, एजुकेशन इज द एबिलिटी टू लिसन टू ऑलमोस्ट एनीथिंग विदाउट लूजिंग योर टेम्पर और योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कहावत है, ठीक है। यानी कि ये कोट हाईलाइट करता है कि एजुकेशन आपकी रैशनैलिटी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी ओपन माइंडेडनेस को डेवलप करता है, लेकिन साथ के साथ आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को भी बढ़ाता है। ट्रू एजुकेशन वही है जो कि आपके आईक्यू के साथ साथ आपके ईक्यू को भी बढ़ाए। तो ट्रू एजुकेशन एक व्यक्ति को इनेबल करता है कि वो डिफरिंग ओपिनियंस में, अगर एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी सर्कमस्टांस है जहां पे उसके ऊपर बहुत सारे ओपिनियंस फेंके जा रहे हैं, वो बिना किसी बायस को दिखाए वो हर एक ओपिनियन को सुने और कॉन्फिडेंटली अपनी रैशनैलिटी के साथ, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के साथ रिस्पॉन्ड करे, रादर देन बीइंग रिएक्टिव। अब अगर हम पार्लियामेंट्री डिबेट्स की बात करें, देखो अब आप कहेंगे कि सर हमारे पार्लियामेंट्री डिबेट्स बहुत इमेच्योर होती हैं, हमारे पार्लियामेंट्री डिबेट्स में वॉक ऑफ हो जाता है, सेशन कंप्लीटली जैसे लाइक लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सेशन जो है कंप्लीटली वॉक ऑफ हो जाता है, स्पीकर जो है आए गए दिन अडजर्न कर देता है सेशन को ना। बट एक बात को समझो कि भारत में डेमोक्रेसी 80 सालों तक टिकी हुई है, जहां पे बहुत सारे लोगों ने इस बात पे इस पर्टिकुलर बात पे काफी सवाल भी उठाए थे, इस क्रेडिबिलिटी पे सवाल भी उठाया था कि कैसे भारत में डेमोक्रेसी स्टेबल रह पाएगी, दैट भारत में डेमोक्रेसी नहीं स्टेबल रह पाएगी। लेकिन हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज बीन स्टेबल। आई मीन लुक अराउंड अक्रॉस साउथ एशिया, यू विल नॉट फाइंड एनी कंट्री जहां पे डेमोक्रेसी हैज बीन स्टेबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पे हमको श्रेय देना पड़ेगा, जैसा भी है हमारे सांसद जैसे भी हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री डिबेट्स को काफी श्रेय देना पड़ेगा,
जहां पे एक मेच्योरिटी बनी रही है। अब जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं कॉन्टेंशियस इश्यूज को, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, सोशल रिफॉर्म्स हैं। लेकिन ये डिबेट्स को करते समय अब आपको ऑपोजिशन का व्यू पॉइंट लेके भी चलना बहुत जरूरी है। आई नो दैट कई बारी बिल्स को क्रिटिसाइज किया जाता है ऑपोजिशन के द्वारा, वॉक ऑफ होता है, बिल्कुल वॉश आउट हो जाता है सेशन, लेकिन ये डिबेट से, ये डिस्कशन से, डिसेंट से ही तो कितनी सारी चीजें उभर के सामने आती हैं। अब चाहे वो हम पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात करें, चाहे वो आधार बिल की बात करें, लैंड एक्विजिशन राइट्स की बात करें, तो यानी कि इमोशनल होने से, है ना, इमोशनल होने से तो आप एक नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। तो एक लीडर्स का काम क्या है जिनको आप चुनते हैं, तो यानी कि अगर वो वेल एजुकेटेड है, मतलब अब ये तो नहीं है कि लीडर्स आपके ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, लेकिन अगर उनमें इतनी बेसिक वैल्यूज हैं कि भाई हमको लोगों के पर्सपेक्टिव को सुनना है और समझना है, और अगर डिसएग्रीमेंट आते भी हैं तो हमको वो डिसएग्रीमेंट का इंपैक्ट पॉलिसी मेकिंग पे या एग्जीक्यूशन पे नहीं लेके आना है। तो यानी कि हमारे जो लीडर्स हैं उनको एक रैशनल स्पिरिट के साथ डिसीजन लेने बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ के साथ इमोशनली इंटेलिजेंट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज की बात हो, सोशल जस्टिस पॉलिसीज की बात हो, लैंड रिफॉर्म्स की बात हो। आई स्टिल रिमेंबर जीएसटी को जब बिल को पास करवाना था तो अरुण जेटली जी, अब तो चलो नहीं रहे, द लेट अरुण जेटली, उन्होंने कितना ज्यादा मोबिलाइज किया था, उन्होंने कितना ज्यादा फ्रॉम लीडर्स अक्रॉस द पार्टी लाइंस उन सबको उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, डिस्कशन किया, डिबेट किया कि कैसे जीएसटी लेके आना भारत में बहुत ज्यादा जरूरी है। सो देखो ये एग्जांपल्स को, अभी इन एग्जांपल्स को थोड़ा इलैबोरेट करके कोट के एसेंस के साथ थोड़ा फिक्स कर सकते हो। ओके, अगला कोटेशन है, डाइवर्सिटी इज द की टू क्रिएटिविटी। जॉन मैक्सवेल का ये कोट है, बहुत सुंदर कोट है। यानी कि वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स, वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, वैरायटी ऑफ आइडियाज बहुत जरूरी है अगर आप इनोवेशन और क्रिटिकल थिंकिंग को जनरेट करना चाहते हैं। अब क्लासिक एग्जांपल यहां पे जो मेरे को लगता है वो है बॉलीवुड का। बॉलीवुड राइट फ्रॉम द 1930s, आज 100 साल से भी ज्यादा हो गए बॉलीवुड को। आप बॉलीवुड को देखो तो बॉलीवुड कितना इवॉल्व करा है। अब गॉन आर द डेज के बॉलीवुड में वही मूवी का थीम होता था कि एक विधवा माँ है, उसके 2 बच्चे हैं गरीब, बाद में वो बड़े हो जाते हैं, एक गुड कॉप बैड कॉप प्ले करता है, दूसरा किसी, मतलब उस तरह के अब वो जो थीम्स हैं, अब वो ऐसी थीम्स की मूवीज नहीं आती हैं ना। तो अब मैं कहूँगा कि रोम कॉम मूवीज आती हैं कि लड़का जो है लड़की को चेस कर रहा है। काफ़ी अच्छा कंटेंट हमारे बॉलीवुड में आया है। अब बल्कि बॉलीवुड में काफ़ी सारा कंटेंट हम साउथ, है ना, जो साउथ इंडिया है, जो आपका तमिलनाडु से, हैदराबाद से, साउथ के सिनेमा से भी हम कुछ चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस, हमारे म्यूजिक डायरेक्शंस, हमारा एक्शन का तौर तरीका, ये सब काफ़ी इवॉल्व हो रहा है बिकॉज ऑफ अमालगमेशन ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट कल्चर्स प्रेजेंट विद इन इंडिया। नाउ फॉर एग्जाम्पल लगान की बात करें, लगान मूवी क्लासिक एग्जाम्पल था जहां पे एक ब्लेंड देखने को मिला भारत की रूरल लाइफ का, कॉलोनियल टाइम्स का, और इवन द ब्रिटिश स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट का। ठीक है, उसी तरह से अभी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी बाय द नेम ऑफ हीरा मंडी। अब अगेन वहां पे भी हमको एक कॉलोनियल पर्सपेक्टिव मिला हीरा मंडी में। ठीक है, सिचुएशन ऑफ वुमेन क्या थी, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द ब्रिटिश इंडियन टाइम्स, इन लाहौर एंड पंजाब रीजन। सो देयरफॉर आई मीन ऑल दीज मूवीज ये कुछ ना कुछ डिपिक्ट करती हैं, इसमें कल्चरल अमालगमेशन भी काफी देखने को मिलता है। और लगान को देखिए ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला था फॉर द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। तो ये जो फिल्म है, ये जो मूवी है, ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे क्रिएटिविटी को इन्फ्यूज करा गया था और साथ के साथ कितने डायमेंशन इस मूवीज के जरिए दिखाए गए थे। ठीक है, अब हमारा बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत लंबा सफर तय कर चुका है, फ्रॉम द मूवीज लाइक DDLJ टू पिंक टू आर्टिकल 15। तो काफी एक्सपेरिमेंटेशन हमने करा है एंड बॉलीवुड हैज एक्सप्लोर्ड अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ जॉनर्स एंड थीम्स। तो ये क्रिएटिव डाइवर्सिटी स्टोरी टेलिंग में दिस इज बीइंग फ्यूल्ड बाय द फिल्म मेकर्स, एक्टर्स एंड राइटर्स फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स, जो कि अपने यूनिक कल्चरल इनसाइट्स लेके आते हैं और जिसके चलते बॉलीवुड इंडस्ट्री को काफी एनरिच किया जा रहा है। Okay, the next quotation is, when men are pure, laws are useless, but when men are corrupt, laws are broken. बेंजामिन डिज़रेली, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं यूनाइटेड किंगडम के। नाउ अब ये कोटेशन, अब देखिए, अब फॉर एग्जांपल इस कोटेशन को पहले समझें। जब इंसान की नीयत अच्छी है तो कानून हो या ना हो, इंसान अपनी नीयत के हिसाब से चलेगा। अगर इंसान की नीयत अच्छी है तो उसको कानून की जरूरत नहीं है, वो अपनी इंटेग्रिटी के साथ ही एक्शन लेगा। लेकिन अगर इंसान की नीयत में खोट है तो चाहे आप हजारों कानून बना लो तो भी वो कानून का फायदा नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल हमारी लड़ाई अगेंस्ट करप्शन, हम कहते हैं करप्शन एक सोशल ईवल है, भ्रष्टाचार एक सोशल ईवल है, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हम कहते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है इज बेस्ड ऑन द सिद्धांत ऑफ गांधी, अशोका, अकबर,
बुद्धा। लेकिन हमारे देश में भी तो एंटी करप्शन लॉज है। अब कानून है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, हमारे पास सीबीआई है, हमारे पास सीवीसी है, हमारे पास लोकपाल है। लेकिन क्या हमारे देश में ये कानून होने के बावजूद भी क्या करप्शन नहीं होता? बिल्कुल होता है। करप्शन के घोटाले हमारे सामने आए हैं, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम की बात हो, या चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम हो, कोलगेट स्कैम हो, कितने सारे स्कैम्स हमारे सामने अनलीश हुए हैं। उसके अलावा जो डे टू डे इंसिडेंट्स होते हैं जहां पे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट जो कि आम इंसान को एक्सप्लॉइट करते हैं, हरास करते हैं पैसा बनाने के लिए, वो जो हमारे सामने न्यूज़पेपर्स में नहीं भी इंसिडेंट्स आते हैं, तो कानून तो है ही है, करप्शन स्कैंडल्स तो हो रहे हैं। सो देयरफॉर डजंट मीन कि अगर कानून है तो करप्शन होना बंद हो जाएगा, क्योंकि इट इज नॉट द लॉ, इट इज द प्योरिटी ऑफ इंटेंट जो कि लोगों को रेगुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अब्दुल कलाम की बात करें, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ही इज नोन फॉर हिज इंटेग्रिटी। कितना सिंपल लाइफस्टाइल था, प्रेसिडेंट थे लेकिन फिर भी कोई शोर शराबा नहीं था कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूं। और इनका जो जीवन श्रेय है वो क्लासिक एग्जाम्पल है जो कि दिखाता है कि कानून कितने इररेलेवेंट हो जाते हैं व्हेन दोज इन पावर दे एक्ट आउट ऑफ जेन्युइन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो, डॉक्टर कलाम जब वो प्रेसिडेंट थे, ही वाज वाइडली रिस्पेक्टेड फॉर हिज एथिकल लीडरशिप एंड सेल्फलेस डेडिकेशन टू द कंट्रीज प्रोग्रेस। उनके एक्शंस और उनके डिसीजंस, दे वर ड्रिवन बाय प्रिंसिपल रादर दैन पर्सनल गेन, which made legal enforcement almost obsolete in this case. Okay, the next quote is, our scientific power has outrun our spiritual power. We have guided missiles and misguided men. मार्टिन लूथर किंग की ये कहावत है। अब आपको एग्जांपल आपके माइंड में आता होगा, सर न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करते हैं, हिरोशिमा नागासाकी की बात करते हैं कि भाई अमेरिका ने क्या कर लिया साइंटिफिक पावर का इस्तेमाल ऐसा किया कि लोगों के ऊपर ही वो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया, विच मीन्स कि लोग चाहे जितने मर्जी हाई फाई साइंटिफिक कम्युनिटी के थे, लेकिन जो ये बॉम्ब बना रहे थे या ये जो बॉम्ब फेंकने का डिसीजन दे रहे थे, जो लीडरशिप था, वो कहीं ना कहीं मिसगाइडेड थे। और ये केवल हिरोशिमा नागासाकी तक तो नहीं सीमित है। आज देख लो, आज बड़े बड़े विद्वान लोग रशिया से लेके यूक्रेन तक, इजराइल से लेके हमास तक क्या कर रहे हैं? मिसगाइडेड है, गुमराह है। और मिसगाइडेड मैन कहां नहीं पाए जाते हैं? हर जगह मिसगाइडेड मैन पाए जाते हैं, ठीक है। और हमने मिसाइल्स को गाइड करना शुरू कर दिया है, यानी कि ऐसे हमने शस्त्रों को, ऐसी चीजों को गाइड करना शुरू कर दिया है जिसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है ह्यूमैनिटी पे। और ऐसे लोगों को गाइड नहीं कर रहे हैं जो कि इंसानियत के लिए काफी अच्छा काम कर सकते हैं। नाउ अब फॉर एग्जांपल, अब अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, हमने बहुत तरक्की करी है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, इंडिया लीडिंग, आईटी सेक्टर में इंडिया लीड्स इन द वर्ल्ड। कितना आईटी एक्सपोर्ट हम करते हैं। हमारे यहाँ पे यंगेस्ट पॉपुलेशन है, वी हैव द लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग यूथफुल पॉपुलेशन ओवर हियर। ई कॉमर्स, स्टार्टअप्स, ऑनलाइन सर्विसेज, फिनटेक, एडुटेक, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, कहाँ पे हम हर जगह पे हमने तरक्की हासिल करी है। लेकिन उसके अलावा, इतने रैपिड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के अलावा, क्या ये टेक्नोलॉजी हमको एथिकल डेवलपमेंट के रास्ते पे लेके जा रही है? क्या ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इज इट बीइंग मैच्ड बाय रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स? वेल, द आंसर इज नो, बिकॉज अभी भी वल्नरेबिलिटीज काफी ज्यादा है। टेक्नोलॉजी हमेशा वैल्यू न्यूट्रल होती है। तो एक बात याद रखो कि टेक्नोलॉजी जो है, दैट इज ऑलवेज वैल्यू न्यूट्रल। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इसी टेक्नोलॉजी का हम गैर इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं? साइबर क्राइम्स कर रहे हैं, ठीक है। सो विद इंक्रीजिंग डिजिटल पेनिट्रेशन, इंडिया हैज सीन अ शार्प राइज इन साइबर क्राइम्स लाइक फिशिंग अटैक्स, रैनसमवेयर, मैलवेयर अटैक्स। साइबर क्रिमिनल्स अपनी पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, अपनी बुद्धि का मिसयूज कर रहे हैं अपने पर्सनल गेन के लिए। लोगों को, सरकारों को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा को इंपैक्ट कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। सो देयरफॉर यानी कि ये इंसान जो कि एजुकेटेड हैं, जिनको टेक्नोलॉजी के बारे 4 बातें पता हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं, विच मीन्स दैट दे आर मिसगाइडेड। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आज दुनिया कहती है कि भैया अगला जो विश्व युद्ध होगा ना, वो साइबर वॉर होगा, तो साइबर वॉर इज द 5th डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर, तो कहीं ना कहीं ये लोगों की लापरवाही और गैर जिम्मेवारी को रिफ्लेक्ट करता है कि ये टेक्नोलॉजी एक दूसरे को अटैक करने के लिए नहीं बनाई गई थी। ये टेक्नोलॉजी इस करके नहीं बनाई गई थी कि मैं एक हैकर बन के आपका डेटा हैक कर लूं, या किसी कंपनी का डेटा हैक कर लूं, या किसी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री का डेटा हैक कर लूं। तो यानी कि एथिकल कंसिडरेशंस तो आपके अंदर से ही आएंगे ना, इसमें तो कोई कानून नहीं आ सकता। ये तो एथिकल कंसिडरेशंस तो आपके अंदर से ही आनी है। टेक्नोलॉजी को तो जैसे आप चलाओगे वैसे वो चलेगी, ठीक है। सो
और दूसरी बात, डेटा प्राइवेसी की बात करें, आधार डेटा लीक का केस आया था पिछले साल की बात है, अक्टूबर नवंबर की बात है कि डार्क वेब पे 80 to 85 करोड़ लोगों का डेटा अवेलेबल है। ठीक है, अब उसके चलते कितना यहाँ पे बात एक्सपोज करेगी कि देखो गवर्नमेंट डेटाबेसेस कितनी वीक हैं, सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां पे मिसयूज की जा सकती है। और जब हम इतनी प्रोग्रेस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, अगर ऐसी न्यूज हमारे सामने आती है कि आपका और मेरा डेटा बहुत सेफ नहीं है, तो हम कितने ज़्यादा इनसिक्योरिटी में रहेंगे कि हमारे डेटा पे कंसिस्टेंटली कुछ सर्वेलेंस कर रहा है, स्नूपिंग कर रहा है। और इसीलिए हमने कुछ इनिशिएटिव लिया कि हम एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बनाते हैं, जिसके चलते हम सिटीजन्स का पर्सनल डेटा सेफ गार्ड कर सके। सो दोस्तों, ये लगभग 25 मिनट का जो वीडियो आपने देखा है, इसमें मैंने 10 इंपॉर्टेंट कोटेशंस आपके साथ डिस्कस करी है। यदि आप चाहते हैं कि मैं एक और ऐसा वीडियो लेके आऊं जहां पे मैं 10 कोट्स और लेके आऊं, कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को लिखना, ताकि अगला वीडियो मैं कोटेशन बेस पे ही बना सकता हूं। ये कोटेशन का वीडियो आपके डेफिनेटली बहुत काम आने वाला है। यदि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से मदद मिली, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, मुलाकात होती रहेगी, अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।